जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन जीके के लेकर के आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलेखित किया गया है। दोस्तों, प्रश्न कहने का मतलब ये है कि भारत में योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। किसी भी कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण करने के लिए हमें वर्षा, तापमान, मृदा और वहाँ पर कृषि संबंधित पद्धतियाँ और विशेष पर्यावरणीय समस्याओं को भी ध्यान में रख करके कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण करना होता है, जिससे कि विकास की रणनीति बनाई जा सके, विकास संबंधी रणनीतियाँ बनाई जा सकें और अधिकतम उत्पादकता, संतुलित व पर्यावरण अनुकूल कृषि का विकास हो सके। भारत में 15 जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। मैं आपको जो है सामान्य तरह से बता देता हूँ। जैसे हिमालय है तो हिमालय में 2 पूर्वी व पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हैं, पहला और दूसरा। फिर आता है गंगा का मैदान। दोस्तों, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान में गंगा के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाएगा निम्न गंगा का मैदान, दूसरा आपका मध्य गंगा का मैदान, फिर ऊपरी गंगा का मैदान, फिर ट्रांस गंगा का मैदान। इस तरह से आपके जो है 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए। फिर आता है हमारा पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, इसमें भी 4 तरह के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एक तो हो गया आपका पूर्वी, फिर हो गया मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी। 7वां हो गया पूर्वी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। 8वां हो गया मध्य और पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। 9वां हो गया आपका पश्चिमी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। 10वां आपका दक्षिणी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हो गया। फिर आते हैं तटीय मैदान जो देश के हैं। इनमें आपका पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट है, पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट है। फिर आता है आपका पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दोस्तों, ये आपका 11वां हो गया और ये आपका 12वां हो गया। इसके बाद में आता है हमारा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये आपका 13वां हो गया। 14 नंबर पर हो गया गुजरात के मैदान, गुजरात के मैदानी क्षेत्र, गुजरात के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, गुजरात के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद में हमारा जो अंतिम है वह द्वीपीय प्रदेशों का कृषि जलवायु क्षेत्र है, जिसमें हम लोग किसको काउंट करते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र। इस तरह से हमारे 15 जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, वैरन द्वीप होगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों, वैरन द्वीप हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह जो है पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर में अंडमान सागर के निकट स्थित है। यहीं पर हमारा जो है नौरकोंडम द्वीप है, जहां पर 2 सशक्त ज्वालामुखी भी स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 1 है वह भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करता है, मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 का जो भाग 4 का ए वाला उपबंध है, उसमें हम लोग नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाग 4 का का या ए
इसके अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्गीकरण किया गया है, जो कि अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना दोस्तों, अधिकतम राज्यसभा सीटें 250 हो सकती हैं, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। यह विशेष क्षेत्रों के अनुभवी लोग होते हैं, गणमान्य लोग होते हैं, जैसे खेल हो गया, समाज सेवा हो गई, साहित्य हो गया, और भी कई क्षेत्रों से जो है इनमें शामिल किए जाते हैं। और जो 238 सदस्य हैं ये राज्य, संघ और संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इस तरह से आपका 250 संख्या अधिकतम होनी चाहिए। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा का उपबंध है कि भारत का राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 356 में दोस्तों आपात उपबंध है। मान लीजिए किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति आपात उपबंध की जो है आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य के वृक्क में मनुष्य की जो किडनी होती है उसमें उसकी मूल संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मानव है या कोई भी स्तनधारी है उसमें 2 किडनियां होती हैं। किडनी की जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। 2 दशमलव लगभग 1 इंच या 2 इंच ही, कहीं कहीं पर जो है 2.1, कहीं कहीं 2 इंच लिखा है, जो चौड़ा होता है, और 1 इंच जो है मोटा होता है दोस्तों। इसका भार होता है लगभग 1400 ग्राम होता है। और किडनी में हमारे 1,30,000 लगभग जो है सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं सूक्ष्म नलिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं, जो हमारे किडनी की मूल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक इकाई होती है। और ये हमारे रुधिर से रासायनिक संघनन का वास्तविक नियंत्रण करती हैं। किडनी हमारे शरीर का लगभग 180 लीटर रक्त फिल्टर करती है, जिससे डेली जो है 1.45 लीटर मूत्र या यूरिन बनता है। और मानव शरीर का जो यूरिन का पीएच मान होता है वह 6 होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 2-4 क्वेश्चन हैं। मूल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक इकाई किडनी की नेफ्रॉन है। किडनी का जो भार होता है वह 1400 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई 2 इंच मान लीजिए होती है, और 1 इंच इसकी मोटाई होती है। इसमें 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। 180 लीटर रक्त जो है किडनी फिल्टर करती है, जिसमें से 1.45 लीटर मूत्र बनता है, और मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है बी अनंत नागेश्वरन है। अजीत डोभाल जी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अजय कुमार सूद जो हैं ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार या मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नेम सेक के लेखक या लेखिका कौन है? दोस्तों द नेम सेक की लेखक जो है झुंपा लाहिरी जी हैं। ये इंडियन अमेरिकन साहित्यकार हैं। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकने वाली हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। एक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। इसके अतिरिक्त है वेयर अबाउट्स। मेघनाथ देसाई की पुस्तक है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। B.S. नॉयपॉल की, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, इन ए फ्री स्टेट हाफ अ लाइफ। इसके अतिरिक्त है एन
एरिया ऑफ डार्कनेस। स्टीफन हॉकिंग की है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। 16 दिसंबर को हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन परत रक्षण या संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कि किस तरह से दुनिया में बढ़ रही जनसंख्या को कम करने के लिए उपाय किया जाए। और 8 मार्च को महिलाओं की जो है उत्थान के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और कौन से मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है? तो उनमें जो है आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसके अंतरित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और एक है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WHO कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर एक आता है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी जो है आपका जेनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। कृषि संबंधित 2 मुख्यालय हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। जैसे एक है संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन, इसका मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक का मुख्यालय जो है आपका रोम में स्थित है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। वाशिंगटन DC में दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है। दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह भी देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है पणजी में स्थित है। आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन एंजाइम का स्राव जो है अमाशय में होता है। यह हमारे प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यह जो है प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, पेप्टाइड में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वयस्क मानव के पास कितने रदनक दांत होते हैं, कितने कैनाइन टीथ होते हैं? तो ऑप्शन आपका C वाला सही होगा। मानव के जो दांतों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है, जिनमें दोस्तों आपका कृंतक होता है, रदनक होता है जिसे हम लोग कैनाइन टीथ कहते हैं, उसके बाद चवर्णक होता है, फिर अग्रचवर्णक होता है। कृंतक की संख्या 8 होती है। ये खाने को जो है भोजन को काटने के लिए प्रयोग होता है। रदनक का काम होता है भोजन को फाड़ने का। ये 4 होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। और उसके बाद में जो हमारे चौर्णक दांत होते हैं ये 12 होते हैं। इनका काम क्या होता है कि भोजन को चबाने और पीसने के लिए, इनका काम होता है। और अग्रचौर्णक की संख्या 8 होती है, इनका ही काम जो है भोजन को चबाना और पीसना होता है। इस तरह से हमारे जो दांत हैं चारों मैंने बता दिया आपको, कृंतक, रदनक, चौर्णक और अग्रचौर्णक।
यहां पर पूछा था रदनक दांतों की संख्या कितनी है, तो वह 4 हैं। प्रेरक कुंडली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों प्रेरक कुंडली या जो है इंडक्शन कोयल का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस कैलन ने 1836 में इसका उपयोग किया था। ये क्या करता है कि कम वोल्टता वाले उपकरण से जो है उच्च वोल्टता प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या करता है कि कम वोल्टता वाला जो स्रोत है वहां से यह उच्च वोल्टता को जो है ग्रहण करने या प्राप्त करने की कोशिश करने वाला उपकरण है। ऑप्शन आपका डी होगा कि प्रेरक कुंडली या इंडक्शन कोयल की खोज 1836 में निकोलस कोलन ने की थी। हवा की गति को मापने वाला यंत्र या उपकरण कौन सा होता है? हवा की गति को मापने वाला जो उपकरण है वह है एनीमोमीटर। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। वायु, व्योम, गैस तथा घनत्व को ज्ञात किससे किया जाता है? तो एरोमीटर से किया जाता है। विस्कोमीटर दोस्तों द्रव की श्यानता ज्ञात करने वाला उपकरण है, द्रव की श्यानता। स्पीडोमीटर किसी भी वाहन जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, इन सब की जो है गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। एरोमीटर वायु, गैस और तथा घनत्व का मापन करता है। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता। स्पीडोमीटर कार, ट्रक आदि वाहनों की गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। केंद्र राज्य संबंध पर गठित जो है समिति कौन सी थी? तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध पर गठित जो समिति थी उसे हम लोग सरकारिया समिति या सरकारिया कमेटी कहते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, सरकारिया समिति। रंगराजन समिति दोस्तों भुगतान संतुलन का अध्ययन करने के लिए की गई थी, भुगतान संतुलन। सच्चर कमेटी मुस्लिमों के जो शिक्षा है, उनका सामाजिक स्तर कैसा है, आर्थिक स्तर कैसा है और शैक्षणिक स्तर कैसा है, इसके अध्ययन के लिए जो है सच्चर कमेटी जो है लागू की गई थी, बनाई गई थी, गठित की गई थी। और महाबलोनिस जो है ये राष्ट्रीय आय का आकलन इसने किया था, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन सा मानवाधिकार है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। उसमें उन्होंने शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सेवाओं तक सामान पहुंचाने के अधिकार को क्या माना था? सार्वभौमिक मानवाधिकार माना था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और सार्वजनिक सेवाओं तक सामान पहुंचाने का अधिकार सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। 17वां प्रश्न है, कौन सा बैंक माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आयरिस अर्थात आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण या स्कैन ऑथेंटिकेशन की सुविधा जो है, ऑथेंटिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला बैंक बना है? जो आंखों की पुतली से जो है स्कैनिंग होती है, इससे आधार आधारित लेन देन कराने वाली माइक्रो एटीएम टैबलेट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, एक्सिस बैंक। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पौधों या झाड़ियों का अध्ययन होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मिट्टी का अध्ययन दोस्तों आपको पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान होता है या मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। हवा का अध्ययन एरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, एरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पानी का अध्ययन हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा विज्ञान जो है पेडोलॉजी कहलाता है। काष्ठ या जो है झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। एरोलॉजी में हवा का अध्ययन करते हैं और हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? जो मांसपेशियों को हड्डी से जो जोड़ता है उसे हम लोग जो है टेंडन ऊतक कहते हैं। यह क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। यह लिगामेंट की तरह होता है। लिगामेंट का क्या कार्य है? यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से कौन सा जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। और जहां मांसपेशियों को हड्डी से जुड़ने की बात हो तो वह टेंडन ऊतक होगा। ऑप्शन आपका सी वाला होगा।
संगठित फाइलों को निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों इसे जो है, जो भी फाइल है आप लोगों ने अपने लैपटॉप, मोबाइल वगैरह में कहाँ संगठित करते हैं? तो संगठित जो फाइलें होती हैं उसे संग्रहित करने का, कलेक्ट करने का जो जगह होता है वो हमारा फोल्डर कहलाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना दोस्तों अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में की थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन मौलिक अधिकारों में किया गया है। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में वर्णित है, उनमें 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जो 14 वाला है, अनुच्छेद 14 वाला, वहाँ पर कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 15 में भी जो है समानता का अधिकार है, लेकिन 15 में किसकी बात करता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होगा, अर्थात आधार पर विभेद पर प्रतिषेध है। कहने का मतलब किसी का धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, वंश क्या है, जन्म स्थान क्या है, और भी कई चीज़ें इनमें शामिल होती हैं जिसके आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर पाएंगे। यह अनुच्छेद 15 में वर्णित किया गया है। और जो है अनुच्छेद 15 में धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसमें आपको जो है अंतःकरण अर्थात धर्म को मानने और धर्म के आचरण, प्रचार, प्रसार करने की जो है पूरी स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 25 में वर्णित की गई है। अनुच्छेद 19 दोस्तों आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो विषय है वह अनुच्छेद 19 में है। इसमें आपका मीडिया भी शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत आती है। भारत में अधिकांश हवाई अड्डों का नाम किसके नाम पर है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रश्न बहुत ही सरल है, राजनीतिज्ञों के जो है ऊपर रखा गया है। आप लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अहमदाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त आपका जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह आपका हैदराबाद में है। इसी तरह बहुत सारे जो है नेताओं पर आप लोगों ने दोस्तों जानते होंगे कि हाँ, जो हमारे देश के नेता हैं उनके नाम पर कई सारे हवाई अड्डे बने हुए हैं। 24वां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र लचीला होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। मांग वक्र पूरी तरह से लचीला होगा। एक फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूरी तरह से लचीला होता है। इस बाजार में क्या होता है कि बाजार का वह स्वरूप जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्म प्रभावित नहीं करती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उसके उद्योग द्वारा की गई पूर्ति और मांग के साम्य होती है, इसलिए ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके जो है जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो अम्ल सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम जो है, यह सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो अम्ल सल्फाइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। और जो सल्फेनिक एसिड है यह हवा के साथ क्या करता है? साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड, हमारा सल्फेनिक एसिड साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। किसमें रूपांतरित हो जाता है? सल्फेनिक एसिड हवा के साथ अपक्रिया करके साइन प्रोपेंथियल एक्स ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और ये हवा के जरिए हमारे आँखों के संपर्क में आता है। तो जो हमारे आँखों की लेक्रामाइल
ग्लैंड है लैक्रेमाइल ग्लैंड। लैक्रेमाइल ग्लैंड जो है इसको प्रभावित करता है, इसको परेशानी होती है और हमारी आंखों से आंसू निकलने लगता है। फिर से मैं समझा देता हूं आपको। जब हम प्याज काटते हैं तो जो सिंथेज एंजाइम है वह प्याज के एमिनो अम्ल सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। जो हमारी सल्फेनिक एसिड है वह हवा के साथ क्रिया करके क्या करती है कि साइन प्रोफेंथियल एस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो हमारी जो है हवा के जरिए हमारी आंखों के संपर्क में आती है और जो हमारी आंखों की लैक्रेमाइल जो है लैक्रिमल ग्लैंड है इसको अफेक्ट करती है, जिससे हमारी आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो सल्फॉक्साइड को एसिड जो है सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में जिसे हमने डिस्कस किए। मुझे आशा है कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।